हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके टेक्निकल क्लासेस। आई एम प्रिंस और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रासायनिक बल गति। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ये कवर कर लिया था कि रासायनिक वेग क्या होता है, अर्थात अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया का जो वेग होता है क्या होता है, किसे कहते हैं और अभिक्रिया का वेग कितने प्रकार का होता है वो क्या, उसके बारे में हमने देख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वेग नियम के बारे में, अर्थात वेग नियम आया क्यों इसके बारे में देखेंगे। वेग नियम के आने का कारण क्या हुआ। जैसे पहले हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने तो पढ़ लिया था कि अभिक्रिया का वेग होता क्या है, उस फॉर्मूले से भी हम लोगों को काम चल जा रहा था। लेकिन वेग नियम क्यों जरूरत पड़ी, क्यों लाना पड़ा वेग नियम को, आखिर चेंजेस क्या किया गया पहले वाले नियम में, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन वेग नियम से। हेडिंग लगाएंगे वेग नियम, हमारा हेडिंग रहेगा वेग नियम, रेट लॉ, रेट लॉ। चलिए अब क्या है वेग नियम, इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए, जब एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रयोग किया गया, केवल ये देखा गया ना कि जो अभिक्रिया की दर है केवल अभिकारक की सांद्रता पे ही निर्भर कर रही है, न कि उत्पाद की सांद्रता पे निर्भर कर रही है। क्योंकि अभिक्रिया से ही उत्पाद बनेगा, तो हम उत्पाद को क्यों ले जबकि हमारा काम अभिक्रिया से ही हो जाएगा। इसलिए अभिक्रिया के वेग में से उत्पाद वाले टर्म को हटा दिया गया और केवल ऐड किया गया अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता के ऊपर। अब देखा गया, जब प्रयोग किया गया, किस प्रकार अभिक्रिया का दर अभिकारक की सांद्रता पे डिपेंड करता है। जब प्रयोग किया गया तो ये देखा गया कि दोनों आपस में समानुपात में होते हैं, अर्थात अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगा, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, अभिकारक का सांद्रता कम होगा, अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों आपस में समानुपात में हो जाएंगे। तो ये देखा गया कि जब दोनों आपस में समानुपात होते हैं तब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा। अब सबके बारे में एक एक करके डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेग नियम होता क्या है। वेग नियम ये है, अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है, गुणनफल के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है, यदि अभिकारक एक होगा तो केवल हम लिखेंगे अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। लेकिन मान लेते हैं कि अभिक्रिया एक से ज्यादा हो गया, तब वहां पे क्या करेंगे, दोनों अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल करना पड़ेगा, तब उसके समानुपाती होगा। लिखेंगे कैसे इसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे आर समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रता, आर समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रता, और ये अभिकारक की सांद्रता कितनी है उसको हम दिखाते हैं पावर एन से। अर्थात जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, ए और बी मिल के बना रहे हैं सी। ए का ए मोल ले लिए और बी का हम ले लिए बी मोल। यहाँ पे जो आर होगा वो समानुपाती होगा ए की सांद्रता इसका पावर यक्स और बी की सांद्रता इसका पावर वाई। अब यहाँ पे एक्स और वाई क्या है तो उसके बारे में देख लेते हैं। जो यक्स है वो ए में से जितना टूटा है उसकी मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। एक्स क्या है, ए में परिवर्तन की मात्रा, ए में परिवर्तन की मात्रा है।
अब देखिए जो यक्स है वो ए के बराबर हो भी सकता है और ए के बराबर नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे एक्स। अब यक्स इक्वल टू ए नहीं भी हो सकता है और एक्स इक्वल टू ए हो भी सकता है, अर्थात एक्स ए के बराबर नहीं हो सकता है या एक्स ए के बराबर हो भी सकता है। इसीलिए हम केवल यहाँ पे लिखते हैं यक्स। ये मान लिया गया है कि इस अभिकारक की पूरी मात्रा नहीं टूटी है उत्पाद के निर्माण में। अब जितना टूटा है उतना ही बनेगा। वैसे ही सेम y क्या है, y है b में परिवर्तन की दर, b में परिवर्तन की मात्रा, b में परिवर्तन की मात्रा, परिवर्तन की मात्रा। सेम यहाँ भी जो y है वो b के बराबर नहीं भी हो सकती है, y b के बराबर हो भी सकती है। अब यही अगर इसके लिए हम लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख लेंगे, ये r प्रोपोर्शनल होगा a टू द पावर x और b टू द पावर y। अब यहां से देखिए जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है, वो नियतांक क्या आएगा, वो नियतांक आएगा k और ये हो जाएगा a का पावर x और b का पावर y, a का पावर x और b का पावर y। अब यहाँ पे देखिए जो n है ना वो यहाँ x और y के योगफल के बराबर होगा। क्या होगा, x और y के योगफल के बराबर होगा। a और b क्या है, अभिकारक है, तो अभिकारक के कोलाट के हम दिखा दिए हैं, लेकिन जो x और y है उनका जो योगफल होगा वही n के बराबर होगा। अर्थात जो अभिक्रिया का दर होता है, अभिक्रिया का वेग होता है, वो अभिकारक की सांद्रता के n घात पे डिपेंड करती है। अभिकारक की सांद्रता का n पावर पे डिपेंड करता है कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा। वैसे जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है k और ये हो गया r टू द पावर n। ये है वेग समीकरण। ये क्या है, ये है वेग समीकरण, इसको बोलते हैं वेग समीकरण। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, जो अभिक्रिया का वेग है केवल और केवल अभिकारक की सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है, न कि उत्पाद की सांद्रता पे नहीं कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे हम केवल और केवल अभिकारक की सांद्रता या है, उत्पाद की सांद्रता से कोई लेना देना है नहीं। जबकि पीछे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं कि जिस प्रकार चेंजेस होते हैं अभिकारक की सांद्रता में वैसा ही चेंजेस होता है उत्पाद की सांद्रता में, अर्थात अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। लेकिन यहाँ पे बात कुछ अलग ही है, यहाँ पे केवल अभिक्रिया का दर डिपेंड करता है अभिकारक की सांद्रता के n घात पर। अच्छा देखिए क्या है, जहां के वेग नियतांक है, वेग नियतांक है, वेग नियतांक है, और n क्या है, n को बोला जाता है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। अब ये दोनों पॉइंट हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे हम करेंगे डिटेल में चर्चा अगले पॉइंट में। यहाँ से जो वेग नियम बोला है, वेग नियम ये बोला है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के n घात पे डिपेंड करता है। n क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है, और जो स्थिरांक आता है k उसको बोलते हैं वेग स्थिरांक या वेग नियतांक। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है वेग स्थिरांक या वेग नियतांक और क्या होगा अभिक्रिया की कोटि। दर वाले को कर देते हैं रेस, तब तक आप कर लीजिए नोट। ओके 1 2 3 I am free। चलिए अब आगे हम देखते हैं क्या होता है वेग नियतांक। अब देखिए वेग नियतांक, हम यहाँ से एक समीकरण एक बार और लिख लेते हैं, r बराबर के r टू द पावर n। अब अगर यहाँ से ये वाला टर्म एक हो जाए, अर्थात अभिकारक की सांद्रता यदि इकाई होगी तब जो अभिक्रिया का वेग होगा वही क्या कहलाएगा, वेग नियतांक कहलाएगा। तो जिस क्षण क्या बोलेंगे, जब अभिकारक की सांद्रता इकाई होगी, अभिकारक की
सांद्रता सांद्रता इकाई होगी तब तब अभिक्रिया का वेग तब अभिक्रिया का वेग क्या कहलाएगा? वेग नियतांक कहलाएगा। वेग नियतांक कहलाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? अर्थात कहने का मतलब ये है, यदि r का मान 1 हो जाए तो 1 का पावर n रहेगा, तभी तो मान 1 ही होगा। तो यहाँ से क्या आएगा? r बराबर केवल और केवल k आएगा। तो जो वेग स्थिरांक होते हैं वो अभिक्रिया की दर के बराबर होता है उस समय जब अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, अर्थात 1 हो। क्लियर होगी इतनी बात? तो ये हो गया वेग नियतांक। वेग नियतांक। अब हम देखते हैं आगे अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? इसको इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको करते हैं हम इरेज। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे हम क्लियर करते हैं अभिक्रिया की कोटि को। अभिक्रिया की कोटि को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे हम। अब आगे हेडिंग लगाएंगे हम अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। अभी अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभी हम लोगों ने क्या देखा है? जितने भी अभिकारक होते हैं, जितने भी अभिकारक होते हैं उनके घातों का योग, उनके घातों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, वेग नियम में प्राप्त, वेग नियम से प्राप्त अभिकारक की सांद्रताओं के, अभिकारक की सांद्रताओं के घातों का योगफल, घातों का योगफल क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अर्थात x प्लस वाई बराबर n, x प्लस वाई बराबर n। इसको हम किससे दिखाते हैं? से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर n से। यदि n का मान 0 होगा, यदि n का मान 0 होगा तो ये होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये क्या होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया। यदि n बराबर 1 होगा, ये क्या होगा? तो ये होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। लेकिन यदि n बराबर 2 होगा, इसको बोलेंगे हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। n बराबर 3 होगा तृतीय कोटि की अभिक्रिया। n बराबर 4 होगा चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया। ऐसे ही चलता चला जाएगा। लेकिन हमको पढ़ना है शून्य कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब आगे देखते हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या होगा। अब ये आपको समझ में आ गई। अब इसको इरेज करके हम समझते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में। चलिए अब देखते हैं, हेडिंग लगाते हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होगा? वेग नियम से प्राप्त अभिकारकों की सांद्रताओं का योगफल यदि शून्य है तब वो कहलाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। अर्थात n बराबर 0, अर्थात क्या होगा? n बराबर 0 होगा। जैसे हमारे पास वेग समीकरण क्या था? पहले वेग समीकरण लिखने थे, r बराबर क्या हो जाएगा? k r टू द पावर n। इसमें जो वेग समीकरण में जो अभिकारक की सांद्रता का घात है, यदि वो 0 हो जाए, यदि ये 0 हो जाए, अब हम बोलते हैं ये क्या है? ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये क्या है?
शून्य कोटि की अभिक्रिया। कब? जब अभिकारक की सांद्रता का घात हो जाए शून्य। चलिए, जब शून्य रखेंगे तो क्या होगा? आर बराबर के आर का पावर 0, ये हो जाएगा आर बराबर के, आर बराबर के। यहां से क्या देख रहे हैं हम? जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसमें जो अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिकारक की सांद्रता पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये इंपॉर्टेंट बात निकल के यहां से हम इसको लिखेंगे, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया में, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ये हो गई इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको भूलना नहीं है। ये एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है जो अभिकारक की सांद्रता पे डिपेंड नहीं करती है? तो आंसर होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्लियर हो गया इतनी बात? अब देखते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब देखेंगे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अब इसमें देखिए वेग समीकरण क्या है? आर के आर टू द पावर एन। यदि एन बराबर 1 होगा तब उसको बोलेंगे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहाँ से आएगा आर बराबर के आर का घात 1, यहाँ से आर बराबर आ जाएगा के इंटू आर। अब इसमें क्या होगा? जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है वो अभिकारक के एक घात पे डिपेंड करती है, अभिकारक के एक घात पे डिपेंड करती है, तब उसको बोलते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब आगे देखते हैं हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होगी। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, यहाँ से क्या होगा? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में n बराबर होगा 2, आर बराबर क्या हो जाएगा? के आर का घात हो जाएगा 2। अर्थात जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के 2 घात पे डिपेंड करती है तब उसको बोलते हैं हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन से, हमारे एक्सपेरिमेंट से आए हैं, प्रयोग से आए हैं। ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण किया गया, किसके द्वारा? प्रयोग के द्वारा किया गया है। ऐसे नहीं बोला गया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। प्रथम कोटि का है तो 1 घात पे करेगा, द्वितीय कोटि का है तो 2 घात पे करेगा। ये अपने से नहीं बनाएगी, ये प्रयोग के द्वारा आया है, तब जाके हम ऐसा बोलते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 1 घात पे करते हैं, जबकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया 2 घात पे डिपेंड करती है। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए, तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। यहाँ से शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब इन अभिक्रियाओं के लिए हम निकालेंगे के का मात्रक क्या होगा, के का मात्रक क्या होगा, के का मात्रक क्या होगा। नोट कीजिए फटाफट, फिर उसके बाद करते हैं इसको इरेज, फिर निकालते हैं हम के का मात्रक, के का मात्रक। अब हम निकालते हैं वेग स्थिरांक का मात्रक, के का मात्रक। के का मात्रक क्या होगा, के का मात्रक क्या होगा। चलिए अब निकालते हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक। सबसे पहले हम निकालेंगे के का मात्रक होगा क्या। आर बराबर क्या होगा? के आर का घात एन, देखिए चाहे वेग समीकरण से, वेग समीकरण से, वेग समीकरण से हम लिख सकते हैं आर बराबर के आर का पावर एन। अब यहां से निकाला हमको के का मात्रक, तो के को रखते हैं साइड में, यहां से क्या हो जाएगा? आर बटे आर का पावर हो जाएगा एन। क्या ये लिख सकते हैं हम?
के मात्रक के लिए हमको इसका मात्रक पता होना चाहिए और इसका मात्रक पता होना चाहिए। हमको पता है आर का मात्रक क्या है। आर का मात्रक क्या होता है, ये दर है ना, तो दर का मात्रक क्या होगा, सांद्रता बटे में समय, सांद्रता बटे में समय। तो सांद्रता का मात्रक होता है, इसको हम लिख देते हैं फॉर्मूला सीधा, सांद्रता बटे में समय। बटे में क्या हो जाएगा, ये भी तो सांद्रता ही है, यहाँ पे हो जाएगा सांद्रता का पावर हो जाएगा n। क्योंकि सांद्रता को नापते हैं मोल प्रति लीटर में, तो सांद्रता की जगह पे लिखेंगे हम मोल प्रति लीटर, ये हो गया सेकेंड। बटे में क्या होगा, सांद्रता का मात्रा क्या होगा, मोल प्रति लीटर, अब पावर है n। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से होगा मोल, सबसे नीचे वाला जाएगा ऊपर, तो लीटर का पावर n, क्योंकि लीटर का पावर n है। बटे में क्या होगा, लीटर सेकेंड और मोल का पावर n, मोल का पावर n। अब एक मोल से यहाँ पे एक मोल कम हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से यल से एक कम हो जाएगा, यहाँ से यल से जब ये कटेगा तो n माइनस वन हो जाएगा, n माइनस वन। वैसे यल से ये कटेगा तो ये हो जाएगा n माइनस का वन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, L का पावर n माइनस वन बटे में मोल का पावर n माइनस वन सेकेंड, ये निकल के आएगा मात्रक k का अभिक्रियाओं के लिए। अब हम निकालेंगे k का मात्रक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक, k का मात्रक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक निकालेंगे। चलिए अब देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम क्या रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, रख देते हैं, जहां जहां n दिख रहा है वहां पे रख देंगे हम 0। यहां से क्या आएगा, k का मात्रक बराबर l का पावर 0 माइनस का 1, l का पावर 0 माइनस का 1 मतलब माइनस 1 होगा, बटे में मोल का पावर 0 माइनस 1 मतलब ये भी हो जाएगा मोल का पावर माइनस 1, और बचेगा सेकेंड। अब देखिए माइनस है तो नीचे आएगा, माइनस है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर सेकेंड। ये होगा k का मात्रक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक क्या होता है, तो वो आता है मोल प्रति लीटर सेकेंड। अब सिमिलरली हम निकालेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर क्या रखेंगे, एक रखेंगे, तो रख दीजिए, जहां जहां n दिख रहा है वहां पे एक रखेंगे। ये क्या हो जाएगा, k का मात्रक बराबर l 1 माइनस 1 बटे में मोल 1 माइनस 1 सेकेंड। 1 माइनस 1 मतलब 0 हो जाएगा, तो यल का पावर हो जाएगा 0 बटे में मोल का पावर भी हो जाएगा 0, और ये बचेगा सेकेंड। तो यल का पावर 0 मतलब 1, मोल का पावर 0 मतलब 1, बराबर हो जाएगा सेकेंड, अर्थात ये हो जाएगा 1/1 सेकेंड, या इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है मात्रक, सेकेंड इनवर्स होता है। सिमिलरली हम निकालेंगे हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक। चलिए अब निकालते हैं हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक। यहाँ पे लिखते हैं हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, k का मात्रक बराबर n की जगह पे रखेंगे 2, ये हो जाएगा l टू द पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई मोल का पावर हो जाएगा 2 माइनस 1 सेकेंड। क्या हो जाएगा, लीटर मोल सेकेंड। ये हो गया k का मात्रक किसके लिए, ये हो गया k का मात्रक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, इस लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा वेग नियम क्या है, वेग नियम में अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड करता है, किस प्रकार डिपेंड करता है,
उसके बारे में हमने देख लिया। जो अभिक्रिया का वेग होता है अभिकारक की सांद्रता पे डिपेंड करता है और अभिकारक की सांद्रता के n घात पे डिपेंड करता है, यानी दोनों आपस में समानुपाती होते हैं। और जो n होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है और जो k आता है समानुपाती नियतांक आता है उसको बोलते हैं वेग नियतांक। वेग नियतांक क्या होता है उसके बारे में हमने कवर कर लिया। वो क्या होता है, जो वेग नियतांक होता है अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिकारक की सांद्रता 1 होती है। फिर हमने देखा अभिक्रिया की कोटि, अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, जिसको n से दिखाते हैं। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमको आमतौर पे पढ़ना है 3 ही प्रकार का। शून्य कोटि की अभिक्रिया अर्थात n का मान 0 हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया n का मान 1 और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान हो जाएगा 2। अब विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए हम k का मात्रक देख लिए क्या होता है। जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सेकेंड इनवर्स होता है, जबकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, लीटर मोल सेकेंड होता है, लीटर प्रति मोल सेकेंड होता है। आपके लिए एक होमवर्क दे देते हैं, ये रहेगा होमवर्क और इस होमवर्क में आपको निकालना है तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक क्या होगा। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक क्या होगा, k का मात्रक क्या होगा। ये रहेगा छोटा सा होमवर्क। तब तक के लिए करते हैं क्लास को एंड। बाय बाय, जय हिंद।